Hello dear students, welcome to Gateway Classes. So today we are going to start Power System 1 for our double E students of 5th sem. जो 5th sem के जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आज हम पावर सिस्टम 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और पावर सिस्टम 1 में जो यूनिट 1 है उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। और इस लेक्चर में हम पर क्या क्या पढ़ेंगे, लेआउट ऑफ पावर प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके बीच से जो जो क्वेश्चन एकेटीयू में पूछे गए हैं लास्ट के ईयर्स में, वो क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, तो वो सारी चीजें डिस्कशन होंगी। ठीक है, तो थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए पावर सिस्टम 1 को हम स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, कॉम्बो पैक आपका लॉन्च हो चुका है फॉर 26-27 बैच। ठीक है, और इसमें आपको 5th सेम और 6th सेम के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको कवर कराई जाएगी। जो बच्चा लेना चाहता है पूरे साल के लिए भी पूरा बैच परचेज कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई चाहे तो केवल 5th सेम का लेना चाहता है तो 5th सेम का भी ले सकता है, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, तो ये दोनों बैच अवेलेबल रहेंगे आपके जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइड्रो पावर प्लांट। देखा तो होगा ना ऐसा कुछ, ठीक है, पिक्चरों में भी देखा होगा, कहीं कहीं देखा होगा, डॉन में भी देखा होगा। ठीक है, ये सब क्या है, डैम है। तो ये जो डैम है ये क्यों बनाए जाते हैं? डैम बेसिकली जो पर्पस है, हम इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो ये पहाड़ियां हैं, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है डैम की, ये पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ी और इस पहाड़ी के बीच में हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना दी। और देख रहे हो यहाँ पे लेवल कितना है और यहाँ पानी का लेवल कितना है, यहाँ पहाड़ इतना ऊंचा है और यहाँ बिल्कुल बॉटम की बात हम कर रहे हैं। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर बना के हमने इस पानी को रोका हुआ है। तो पानी को रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। और इस डैम के ये गेट होते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ये गेट लगे हुए हैं डैम के। ठीक है, ये जो है इस पोर्शन में क्या लगे हुए हैं, डैम के गेट लगे हुए हैं। यहां से पानी एंटर करता है और यहां से पानी निकलता है। तो जब इतनी हाइट से वो पानी नीचे गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, इतनी हाइट से नीचे आने में। और यहां जब वो पानी पहुंचता है तो बहुत ज्यादा स्पीड होती है उस पानी की, और वो स्पीड के साथ जब नीचे गिरता है तो वो सीधे जाके गिरता है कहाँ, टरबाइन पे। बीच में और छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, एक जनरल बात बता रहा हूँ। नीचे जाके वो एक प्लांट पे गिरता है जहां पे टरबाइन लगी होती है और टरबाइन को रोटेट कराता है। और उस टरबाइन पे लगे होते हैं जनरेटर्स, वो जनरेटर को रोटेट कराता है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या हो गया, इसका बेसिक फंक्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाई हाइट। जब इतनी हाइट पे है तो उसके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी है, to convert this potential energy into the kinetic energy and use that kinetic energy to convert into electrical energy। तो इस तरह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी पानी की कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, और पानी की वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम फर्दर यूज करते हैं। तो दिस इज दी हाइड्रो पावर प्लांट। एक्चुअल फोटोग्राफ मैंने इसलिए लगाया ताकि आपका विजन क्लियर हो कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। अब तो इसके बारे में हम बात करेंगे छोटी छोटी, कि ये इसका हमने डमी मॉडल एक तैयार किया है। तो यहाँ पर हमारी रिजर्वायर होती है पीछे की तरफ। जी, रिजर्वायर का मतलब है जहां पे वाटर स्टोर किया जाता है। ठीक है, वाटर स्टोर। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनी होती है उसको हम डैम बोलते हैं। यहां से पानी हमारा गेट से होता हुआ नीचे निकलता है। तो जिस पाइप के थ्रू वो ट्रेवल करता है, कई जगह पाइप भी लगे होते हैं, तो जिन पाइप के थ्रू वो ट्रेवल करता है उसको पेन स्टॉक बोलते हैं। और वहां से होता हुआ सीधे गिरता है किस पे, टरबाइन पे। वहां से किस पे गिरता है, वो टरबाइन पे गिरता है। टरबाइन को रोटेट कराता है। टरबाइन से जुड़ी होती है बेटा जनरेटर या अल्टरनेटर। वो अल्टरनेटर को जब घुमाता है तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द पावर ऑफ हाइड्रो, यानी कि हाइड्रो पावर का यूज कर रहे हैं। हाइड्रो मतलब पावर ऑफ वाटर, वाटर की पावर का यूज कर रहे हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या, वाटर को स्टोर करते हैं, हाई उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद वाटर का फ्लो हम चेक करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, जो फिर पेनस्टॉक के थ्रू नीचे ट्रेवल करता है। फिर टरबाइन पे वो गिरते हैं। तो टरबाइन पे गिरना, टरबाइन घूमता है। टरबाइन घूमता है तो टरबाइन के साथ ही साथ कपल्ड होता है जनरेटर। जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बाय जनरेटिंग एक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ ए हाइड्रो पावर प्लांट, बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, राइट, इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में, आपको एग्जाम में कैसे बना के आना है, तो देखो एग्जाम के लिए ये डायग्राम आपको बना के आना है। क्या बनाना है कि भाई हमने एक डैम बनाया, उस डैम के पीछे पानी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, जिससे हम पानी का लेवल बढ़ा रहे हैं, हाई वाटर लेवल हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर।
उसके आगे डैम, डैम से पानी निकलेगा नीचे, ठीक है, ये पाइप के थ्रू निकलता है पानी, ऊपर से भी निकालते हैं, यहाँ से भी निकलेगा, ठीक है, ये जनरेटर रूम में जो जाता है, यहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ पे एक गेट लगा होगा जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करेगा कि कितना वाटर आगे जाके देना है। फिर ये प्रेशर टनल से होता हुआ आगे पहुंचेगा सर्ज टैंक पे। सर्ज टैंक एक इमरजेंसी टैंक होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि जो जरूरत पड़ने पे अगर आपको एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वहां से मिल जाएगा, वाटर एक्सेस आ रहा है पीछे से तो उसको स्टोर कर लेगा, यानी कि इमरजेंसी में ये बैलेंस बना के रखता है। यहां से वाटर पेन स्टॉक जो एक कंक्रीट की या मेटल की ट्यूब होती है उसके थ्रू होता हुआ जाता है आगे, फिर एक इनलेट वाल्व लगा होता है जहां से ये इसको कंट्रोल करेगा आगे जाने के लिए वाल्व, और फिर ये टरबाइन पे जाएगा। टरबाइन पे जाने के बाद टरबाइन को घुमाएगा तो जो वाटर बचेगा टरबाइन पे लगना, वाटर कहाँ जाएगा, वो नीचे गिरेगा, वो ड्राफ्ट ट्यूब से होता हुआ रिवर्स में छोड़ दिया जाता है और जो टरबाइन है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर कंट्रोल रूम और फिर आगे उसको हम ट्रांसमिशन के लिए भेज देते हैं। तो दिस इज द डायग्राम जिसको आपको यूज करना है, इस डायग्राम को आपको बनाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डायग्राम। चलिए तो लेआउट के बारे में बात करते हैं। लेआउट अभी मैंने आपको सारा बता दिया डायग्राम के बारे में। अब इसमें क्या क्या चीजें थी वो सारी चीजें हमने पॉइंट वाइज लिखी है आपको, ठीक है। जैसे वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर क्या है, डैम से पहले जो वाटर जहां पे कलेक्ट होता है, जो वाटर इकट्ठा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर रिजर्वायर, ठीक है। उसके बाद फिर डैम आ जाता है जो भी हमारी कंक्रीट की स्ट्रक्चर होती है जिससे हम वाटर की रिजर्वायर के एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, कितना वाटर उसमें आ सकता है। तो वो जो स्ट्रक्चर बीच में बढ़ाई थी हमने पहाड़ों के बीच में, वो क्या हमारी डैम आ जाता है, ठीक है, जो पानी को स्टोर करने में हेल्प करता है और उसका हाइट बढ़ाता है, उसका हेड को इंक्रीज करता है, ठीक है, जिससे कि जब पानी इतनी हाइट से गिरेगा तो उसके अंदर सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो। फिर उसके बाद गेट, गेट का काम होता है अलाउ करना, पानी कहां से निकलेगा, इसमें से निकलेगा, और गेट अलाउ करेगा कि कितना पानी हमारा डैम से आगे जाके फ्लो होना है। उसके बाद आ जाएगी प्रेशर टनल, जब गेट खुलेंगे तो गेट से जो पानी होगा वो प्रेशर टनल से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा, सर्ज टैंक तक पहुंचेगा, ठीक है, वहां पे, ठीक। उसके बाद आ जाएगा स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है, ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर होती है, जैसे बरसात का सीजन आता है या समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे डैम पे लोड बढ़ने लगता है। लोड बढ़ने लगा मतलब वहां पे पानी ज्यादा आ रहा है। अब अगर पानी ज्यादा आ रहा है और डैम की कैपेसिटी इतनी नहीं है तो हमें उस पानी को या तो निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डैम जो है हमारा वो नुकसान हो सकता है, डैम में क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्पिलवे क्या करता है, जो एडिशनल हमारा लोड आ रहा है, पानी आ रहा है, उसको वो रिवर्स वगैरह में निकालता रहता है, या जो हमारी साइड में जो नहर वगैरह होती है उसके अंदर भी वो निकाल देते हैं, तो रिवर में छोड़ देते हैं। स्पिलवे मतलब उसको आउट कर देना, जितना भी एक्सेस वाटर अगर जरूरत से ज्यादा है तो उसको अलग से निकाल देना। वो काम कौन करता है, स्पिलवे करता है, क्योंकि अगर हम डैम में जरूरत से ज्यादा पानी रखेंगे तो डैम को भी खतरा हो सकता है। हर डैम की एक अपनी कैपेसिटी होती है, राइट। उसके बाद आता है पेन स्टॉक। पेन स्टॉक प्रेशर टनल के बाद जब ये सर्ज टैंक तक पहुंचेगा, सर्ज टैंक से फिर पानी हमारा प्रेशर पेन स्टॉक के थ्रू आगे ट्रेवल करेगा। तो ये क्या होती है, बेसिकली ट्यूब्स होती है बड़ी बड़ी कंक्रीट की या फिर मेटल की, उसके थ्रू हमारा जो है ये टरबाइन तक पहुंचता है, ठीक। उसके बाद आ जाता है सर्ज टैंक। तो सर्ज टैंक मैंने बताया था कि एक रिजर्वायर टैंक होता है, ठीक है, जिसमें जो हमारा वाटर लेवल है या तो वो बढ़ जाएगा या वो घट जाएगा जरूरत के हिसाब से। अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो सर्ज टैंक प्रोवाइड करा देगा वाटर, और अगर ज्यादा है तो सर्ज टैंक उसमें कम करा देगा, ठीक है। तो ये उसको मैनेज करता है। उसके बाद इनलेट वाल्व, तो जो पेन स्टॉक से वाटर आ रहा है उसके आगे एक वाल्व हमने दिखाया था आपको, वो वाल्व लगा होता है, वाल्व रेगुलेट करता है कि कितनी पानी आगे जाके टरबाइन पे पहुंचना है। उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब आ जाती है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, जब वो वाटर प्रेशर के साथ टरबाइन पे गिरता है तो टरबाइन तो घूमने लगती है, लेकिन उसमें जो वाटर टकरा रहा है वो पानी भी तो नीचे गिरेगा, तो वो पानी जब नीचे गिरेगा तो वो कहां से बाहर निकलेगा, ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाता है टेल वाटर लेवल और टेल रेस। ये जो पानी हमारा जो निकल रहा है टरबाइन पे डलने के बाद ये कहां जाएगा, रिवर्स में जाएगा, जिस रिवर से पानी आ रहा था। तो उस रिवर का जो लेवल होता है, जो पानी हमने टरबाइन से निकलने के बाद जिस लेवल पे वो जा रहा है वही कहलाता है हमारा टेल लेवल। तो बेसिकली ये रिवर का ही लेवल होता है। तो टेल वाटर लेवल इज द वाटर लेवल आफ्टर द डिस्चार्ज फ्रॉम टरबाइन, द डिस्चार्ज वाटर इज सेंट टू द रिवर, thus the level of the river is the tail water level, ठीक है। जो रिवर का लेवल होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेल वाटर लेवल बोल देते हैं। इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्टेपर, ट्रांसफॉर्मर और पायलट, ठीक है। इसके बाद तीन चीजें आती हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन क्या घुमाएगा, जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जिन पावर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू उनको हम
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उन पावर ट्रांसमिशन लाइंस को बोल देते हैं पाइलोन। ठीक है, तो ये हमारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे टरबाइन की बात करेंगे। टरबाइन क्या होते हैं? हाइड्रोलिक टरबाइन जो पानी की हेल्प से हमारे घुमाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? द हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो पानी हमारा ऊपर से आ रहा है काइनेटिक एनर्जी, उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और वो मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन को घुमाती है, जिससे जनरेटर घूमता है, और जनरेटर की हेल्प से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे टरबाइंस होते हैं जनरली। जो बेसिस होता है हमारा, वो हेड कितना है पावर प्लांट का, जो डैम है उसका हेड कितना है, कितनी हाइट से पानी आ रहा है, उसके बेसिस पे हम कैसे कैसे अप्लाई करना है, वहां पे टरबाइन को हम अलग तरीके से यूज करते हैं। जैसे हाई हेड पावर प्लांट होता है। हाई हेड पावर प्लांट का मतलब ऐसे पावर प्लांट जिनमें वाटर की जो हाइट है वो 500 मीटर से ज्यादा होती है, यानी कि जो डैम की हाइट है जहां से पानी ऊपर से गिर रहा है वो अगर 500 मीटर से ज्यादा है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? हाई हेड पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे केस में जो टरबाइन यूज करते हैं वो पेल्टन टरबाइन होती है, जैसे कि ये आपको दिख रही है। यहां से पानी प्रेशर में आता है और इस पे पड़ता है, ये टरबाइन है इसके अंदर, और जब पानी का प्रेशर यहां इन पे पड़ता है ब्लेड्स पे, तो ये घूमती है। ठीक है, इस तरह से ये मूव करती है। दूसरा होता है मीडियम हेड टरबाइन पावर प्लांट। अगर आपके हेड की, वाटर हेड की जो हाइट है वो 80 टू 500 मीटर्स है, 80 मीटर से 500 मीटर के बीच में है, तो उसको मीडियम हेड पावर प्लांट बोलते हैं। और उसके लिए टरबाइन यूज करते हैं बेटा, वो फ्रांसिस टरबाइन होता है। तो यहां से पानी एंटर करता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से पानी एंटर करेगा, इसके अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं, उन ब्लेड को वो घुमाएगा, और बाहर देख रहे हो जनरेटर कनेक्टेड है, फिर ये जनरेटर घूमता है और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। फिर तीसरा आता है लो हेड पावर प्लांट। तो छोटे जो डैम होते हैं जहां पे आपका पानी का लेवल बहुत नीचे होता है, 80 मीटर से नीचे नीचे के जो प्लांट होते हैं उनको हम लो हेड पावर प्लांट बोलते हैं। तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो वहां पर जो टरबाइन यूज करते हैं वो कैप्लान टरबाइन यूज करते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है, पानी हमारा इधर से एंटर करेगा, बीच में ब्लेड लगे होते हैं और वो ऐसे ऐसे घूमता है, और ये शाफ्ट होती है, शाफ्ट के ऊपर जनरेटर माउंट होता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें एडवांटेज की, तो एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? तो बेसिकली ये रिन्यूएबल है, इसमें कोई कार्बन गैस एमिशन तो हो नहीं रहा है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो नॉन पॉल्यूटेड हमारा मेथड है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। तो क्या है? वाटर रिन्यूएबल एनर्जी है, मेंटेनेंस और ऑपरेशन चार्ज हमारे बहुत ज्यादा इसमें नहीं होते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट चेंज नहीं होती है। इन एडिशन टू द पावर जनरेशन, ये हमारे फ्लड कंट्रोल में भी यूज होते हैं, इरिगेशन में भी यूज होते हैं, कि पानी का कुछ जा थोड़ी रहा है, फिशरीज में यूज कर सकते हैं, टूरिज्म में यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग घूमने जाते हैं डैम्स में, वहां पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो वो सब भी होता है, टूरिज्म भी बढ़ता है, बहुत लंबी लाइफ होती है इनकी। ठीक, वाटर स्टोर्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैन आल्सो बी यूज फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट बहुत कम स्पीड पे रन करते हैं, तो यहाँ पे कोई स्पेशल अलॉय स्टील कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हमारा काम हो जाता है, नॉन पॉल्यूटेड है। तो देयर आर सेवरल एडवांटेज जिसको हम बता सकते हैं। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें, उसमें तो डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, जैसे बरसात में सिल्ट ज्यादा आती है तो रोकना पड़ जाता है काम, तो वो छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट देखो हमारा लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन लेआउट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। तो कुछ ऐसा दिखता है थर्मल पावर प्लांट। अब ये जो टावर दिख रहे हैं ना, ये कूलिंग टावर है, यहाँ से गैस निकल रही है, ये देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ से ये लाइन है, इस लाइन पे कोयला चलता है। ठीक है, ये कोयला हमारा इसमें जाता है बॉयलर्स में, और इन बॉयलर्स के थ्रू कोयला जो है हमारा वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, और ये जो चिमनी दिख रही है यहाँ से एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, और बाकी फिर आगे इन ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हम ट्रांसमिशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े से दिख रहे हैं ये बॉयलर्स हैं। तो इस तरह का कुछ देखने में आपको लगता है, तो रियल पिक्चर्स है ये आपकी थर्मल पावर प्लांट की। ठीक, इन इंडिया मोर देन 60% ऑफ एनर्जी जो हमारी जनरेट होती है वो किससे होती है? कोल पावर प्लांट, कोयले से बनती है। कोयले को जलाते हैं, हीट बनती है, हीट से पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और उस स्टीम का यूज करते हैं बिजली बनाने में स्टीम टरबाइन की हेल्प से। द थर्मल पावर प्लांट इज द मोस्ट कन्वेंशनल एंड ओल्ड प्लांट, जनरली कोल्ड इज यूज्ड एज ए फुल टीपीपी, बिटुमिनस और क्राउन। ये ध्यान रखेंगे कि बिटुमिनस कोल यूज होता है हमारा सबसे ज्यादा, क्योंकि यही अवेलेबल होता है इंडिया में, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। सो मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट यूज दिस टाइप ऑफ कोल। दिस कोल हैज, इस कोल में आपको 5 से 16% ऐश मिलती है एंड 80 to 30% वोलेटाइल कंटेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ बेसिक सी समरी। अब हम इसकी बात करेंगे कि साइट सिलेक्शन कैसे करते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, लेआउट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं।
तो सबसे पहले बात करेंगे साइट सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीजों को ध्यान रखें। जहां पे हम थर्मल प्लांट बनाते हैं उस थर्मल पावर प्लांट के लिए साइट कैसी होनी चाहिए। तो क्या क्या चीजें, सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड एंड इट्स टाइप। तो कि लैंड की कॉस्ट, ऐसा नहीं बहुत महंगी कॉस्ट नहीं लेते, थोड़ा सा एरिया से दूरी बनाते हैं, जो रेजिडेंशियल एरिया होता है सस्ती जगह लेने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ा एरिया हमें चाहिए होता है इसके लिए। तो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन शुड बी मिनिमम एंड इकोनॉमिकल, ऑल्सो द लैंड शुड बी प्लेन। ये प्लेन लैंड पे ही बनाए जाते हैं जनरली, हम ऐसा नहीं कि पहाड़ों में जाके बना रहे हैं जहां पे लैंड हमारी ऐसी नहीं है और अदरवाइज बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो हम प्लेन पे बनाते हैं जहां पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो। तो हमें तो बहुत सारी चीजें देखनी है क्योंकि कोयला भी लेके आना है। अब कोयला ऐसा थोड़ी पहाड़ों से निकल के आ रहा है, कोयला भी ट्रेन से आएगा, ट्रकों से आएगा, तो वो कोयले के लिए सप्लाई भी हमारी होनी चाहिए। एंड इट इज सुटेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ वेरियस मशीनरी ऑफ द प्लांट। तो जो बड़ी बड़ी मशीनरी आती है उसको लाने ले आने में भी आसानी। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द लैंड। तो जहां पर भी हम बनाते हैं वहां पर कोशिश करते हैं कि जो पॉपुलेशन उससे थोड़ा सा दूर ही बनाया जाए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सोर्स, क्योंकि इसमें हमें पानी की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ती है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ऐसी जगह पे पावर प्लांट अपना बनाने की कोशिश करेंगे जहां पे वाटर आपका सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन, कि फ्यूल की अवेलेबिलिटी वहां पे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, कोयला आप वहां पे ले के आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वहां तक ट्रेन जाती है कि नहीं जाती है, या ट्रक वहां तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, सारी चीजों को हमें देखना होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एश हैंडलिंग फैसिलिटी, जब हम कोल पावर प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे कोयले से बिजली बनती है और कोयला जलने के बाद जो उसकी राख बचती है, जो ऐश बचती है, उसको हैंडल करना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। आपने देखा होगा कहीं कहीं पे कोई राख के पहाड़ बन जाते हैं पूरे पूरे। तो वो डंपिंग एरिया भी आपको सेलेक्ट करना होता है कि कहाँ पे आप उस राख को डंप करोगे, कहाँ पे उस राख को यूज करोगे। तो उसको हैंडल करने के लिए भी फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है या नहीं, इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते हुए हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कोल पावर प्लांट कहाँ पे बनाना चाहिए। ठीक है, दिस इज द लेआउट ऑफ द पावर प्लांट। ठीक है, ये आपको एग्जाम में बना के आना है। अगर लेआउट आता है तो ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस डायग्राम में जो मेन कंपोनेंट है, इधर तो सारा एच से रिलेटेड है, कोल है जहां पे हमने स्टोर किया, वहां से हैंडल करके बेल्ट के थ्रू ये आगे ट्रांसफर होता है, कोल हैंडलिंग होती है। उसके बाद वो कोयला कहां पहुंचता है, फर्नेस में पहुंचता है, यहां पर पहुंचेगा कोयला। ठीक है, फर्नेस में क्या होगा, यहां पहुंचेगा तो कोयले को जलाया जाएगा। तो क्यों जलाया जाएगा, क्योंकि यहां से हमें पानी को बॉईल करना है। अब इस फर्नेस से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सुपर हीटर में पहुंचेगी। यहां पे जो स्टीम बनेगी वो स्टीम कहां जाएगी, सुपर हीटर में, और सुपर हीटर से वो जाएगी टरबाइन में, टरबाइन को रोटेट कराएगी, टरबाइन जनरेटर को रोटेट कराएगा। तो ये तो सीधा सीधा आपको स्टीम का फ्लो दिख रहा है। यहां से स्टीम बनी, ठीक है, यहां से स्टीम बनी और स्टीम पहुंची सुपर हीटर में। सुपर हीटर में उसको और ज्यादा ड्राई किया जाता है ताकि टरबाइन को हमारे नुकसान ना हो, और उस ड्राई स्टीम को फिर हम भेजते हैं टरबाइन पे, टरबाइन घूमती है, टरबाइन से जनरेटर घूमता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। जैसे जब यहां पर हमें फर्नेस को जलाना है तो फर्नेस में कोयले को जलाने से पहले हम क्या करते हैं, एयर जो एटमॉस्फेयर से आ रही है उसको हम प्री हीट करते हैं। प्री हीट का मतलब है कि हम नॉर्मल एयर को बॉयलर में नहीं भेज रहे, हम उसको गर्म करके भेज रहे हैं। एक तरह से सिंपल भाषा में ऐसा समझिए, एयर को प्री हीट किया और प्री हीट करने के बाद हमने फर्नेस में उसको भेजा। तो अब जो फ्यूल अंदर जाएगा वो जल्दी जलेगा, उसको एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उसको जलने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो एक चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, जब सुपर हीटर से स्टीम जा रही है, एक चीज लगी होती है इसमें, इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है कि जो एक्सटर्नल वाटर इकोनोमाइजर में जरा भाई जिससे हमें स्टीम बनानी है वो वाटर तो आएगा, तो ये वाटर हम डायरेक्ट बॉयलर को नहीं देते हैं, ये वाटर को हम कहां देते हैं, इकोनोमाइजर को देते हैं। इकोनोमाइजर में क्या होता है, जब वाटर जाएगा तो यहां से जो हीट जा रही है वो हीट इकोनोमाइजर में जाएगी, प्री हीट जो एयर है वो भी यहां से थोड़ी सी इसको मिलेगी, और ये प्री हीटेड वाटर आपका बॉयलर में जाता है। मतलब आप समझिए कि हमारा जो इकोनोमाइजर है उसमें कहां कहां से पानी आ रहा है, एक तो एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है, दूसरा टरबाइन से जो स्टीम टकरा रही थी वो स्टीम भी पानी में कन्वर्ट होगी, तो वहां से वो जो स्टीम कंडेंसर में गई, तो ये जो पानी है ये इसका टेम्परेचर अभी भी काफी हाई होता है, तो ये गर्म पानी ही हमारा कहां पहुंचेगा, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर में जो पानी हमें मिला वो पानी कैसा होगा, थोड़ा पहले के कंपैरिजन में नॉर्मल वाटर से गर्म होगा। इधर से भी हमारा पानी आ रहा है, इसमें हम थोड़ी सी हीट भी सप्लाई कर रहे हैं। तो इकोनोमाइजर में जो वाटर हमारा अवेलेबल है,
बिना किसी बहुत ज्यादा तामझाम के यहाँ से हमें गर्म पानी मिलना शुरू होता है और फिर ये पानी हम बॉयलर में देते हैं। अब एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट सिंपल पानी सप्लाई से आप बॉयलर में भेजो तो उसको गर्म करने में, हीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा ये है कि हम इकोनोमाइजर के थ्रू यहाँ भेज रहे हैं तो इसमें पानी पहले से गर्म है, आपको उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में एनर्जी कम चाहिए तो कोयला हमारा कम लगेगा, जिससे प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इकोनोमाइजर क्या काम कर रहा है, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। ठीक है, एयर प्री हीटर भी क्या काम कर रहा है, प्लांट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, क्योंकि प्री हीटेड एयर फर्नेस को दे रहा है, यहाँ प्री हीटेड वाटर हम फर्नेस को दे रहे हैं, तो पानी को, बॉयलर को काम करने में मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से इकोनोमाइजर वर्क करता है। अब टरबाइन से जो हीट निकली वो कंडेंसर में गई, कंडेंसर से कूलिंग टावर में गई, पानी में कन्वर्ट हुई, फिर कंडेंसर में आया और कंडेंसर से हमने इस तरह से भेज दिया। अब उसके बाद जो हमारी गैसेस बचती हैं इकोनोमाइजर से, जो भी एग्जॉस्ट होकर गैसेस निकल रही हैं बर्न होने के बाद कोयले के, वो हमारी प्री हीटर में भी काम आ रही है। प्री हीटर में हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं हवा को, उसमें भी काम आ रही है, और जो एग्जॉस्ट है, जो हमारे हार्मफुल पार्टिकल्स है, वो हम चिमनी के थ्रू बाहर भेज देते हैं। तो ये एक पूरा लेआउट होता है। ये ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बना के आना है। अगर लेआउट पूछा जाता है तो ये डायग्राम आपको जरूर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ 4-5 आप याद कर लो चीजें। बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, कूलिंग टावर्स, ठीक है, यहाँ पे कंडेंसर, टरबाइन, जनरेटर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ये भी उसके बाद जो ऐश निकलेगी उसको हम कैसे हैंडल करेंगे और कैसे उसको स्टोर करेंगे, ये भी आपको दिखाना होता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट लेआउट ऑफ ए मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अब इन्हीं की चीजों को हमने बता दिया, क्या कि कोल स्टोरेज में क्या है, जहां पे कोयले को इकट्ठा करके रखते हैं। कोल हैंडलिंग क्या है, जहां पे कोल को पल्वराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बिफोर फीडिंग टू फर्नेस, फर्नेस में डालने से पहले। प्रॉपर सिस्टम इज डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट द पल्वराइज्ड कोल टू द बॉयलर सरफेस। ठीक है, उसको हैंडल करना, उसको ट्रीट करना, ट्रीट करने के बाद हम उसको फर्नेस में भेजेंगे। बॉयलर का काम क्या है, ये पानी को स्टीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब इसमें कंबशन होता है कोल का। उसके बाद एयर प्री हीटर, एयर प्री हीटर क्या है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है और फर्नेस की हीट का यूज करके उसको प्री हीट कर देता है और वापस से उसको फर्नेस में भेजता है। तो फर्नेस में प्री हीटेड एयर भेजता है, जिससे उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। इकोनोमाइजर का काम क्या है, वो भी मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल वाटर मिलेगा, कंडेंसर से आपका पानी ठंडा होकर थोड़ा सा आ रहा है, वो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है, तो इकोनोमाइजर गर्म पानी को भेजता है आगे फर्नेस में, ताकि उसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाए। ठंडा पानी नहीं जाएगा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर नहीं जाएगा, ट्रीटेड वाटर जाएगा, उसका टेम्परेचर पहले से थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। फिर टरबाइन आपने पढ़ी हुई है, टरबाइन का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जनरेटर क्या काम करता है, टरबाइन के साथ जनरेटर कनेक्ट होता है, जब टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इसके बाद ऐश स्टोरेज, जो ऐश हमारी फर्नेस में बनेगी, ठीक है, जब कोयला जलने के बाद, तो उसको कहाँ स्टोर करना है, उसको ऐश स्टोरेज में जाएगा। डस्ट कलेक्टर, जो डस्ट पार्टिकल हमारे गैस के बनते हैं, उसको हम ऐसे ही एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ते हैं, पॉलिसी होती है हमारी, तो फिल्टर्स लगाते हैं जहां पे वो डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो क्लीन गैस बचेगी वो हम एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। ठीक है, कंडेंसर क्या काम करता है, स्टीम को कंडेंस करता है, वापस से वाटर में कन्वर्ट करता है, लेकिन ध्यान रखिए ठंडा नहीं करता है। कंडेंसर, कूलिंग टावर का, कंडेंसर का जो काम है वो क्या है, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होगा लेकिन उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टावर। कूलिंग टावर क्या है, जिसमें हमारा ठंडा रहता है, जो कि हमारा सर्कुलेट करता रहता है कंडेंसर में ठंडा पानी, और जैसे ही स्टीम ठंडे पानी के कांटेक्ट में आती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड फॉर्म में, और वो लिक्विड स्टोर रहता है, तो उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू नॉर्मल वाटर हाई रहता है। उसको हम फिर इकोनोमाइजर में भेजते हैं। ठीक है, चिमनी, जो गैसेज है वो चिमनी के थ्रू बाहर भेजते हैं। फीड वाटर पंप, एक पंप लगा होता है जो इकोनोमाइजर में वाटर को पंप करता रहता है, पानी तो लगातार चाहिए, राइट। सो दिस इज दी टोटल कंपोनेंट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट। एक ही दो लाइन में डिफाइन करना होता है, इससे ज्यादा नहीं। वर्किंग मैंने आपको समझाई दी है पूरी, कि पहले हम पल्वराइज्ड कोल को फर्नेस में देते हैं, वो जलता है, उससे स्टीम बनती है, फिर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम को सुपर हीटर में भेजते हैं जहां पे उसको ड्राई किया जाता है, फिर वो टरबाइन को भेजते हैं, टरबाइन जनरेटर को घुमाता है। ठीक है, अब जो जनरेटर इससे अटैच है टरबाइन से, वो घूमता है तो वो बिजली बनाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारी बिजली बनने तक की। अब उसके बाद स्टीम का क्या होगा, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द टरबाइन, टरबाइन पे टकराने के बाद जो स्टीम है वो कहां जाती है, लीव द टरबाइन एंड एंटर इनटू कंडेंसर, कंडेंसर में पहुंचती है। कंडेंसर में ट्यूब लगी होती है, कंडेंसर कुछ इस तरह का होता है,
कि ये कंडेंसर है सपोज, और इसके अंदर इस तरह से ट्यूब्स लगी होती हैं, इन ट्यूब्स के अंदर ठंडा पानी चलता है। तो जब स्टीम इसके अंदर जाएगी, स्टीम अगर मान लीजिए ऐसे 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 इसके टकरा रही है, तो स्टीम का टेम्परेचर डाउन होगा, वो वाटर वेपर से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और लिक्विड कन्वर्ट होने के बाद वो इसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ठंडा पानी कहां से आएगा? कूलिंग टावर से, वो सर्कुलेट होता रहता है कूलिंग वाटर। कंडेंस वाटर फिर हम कहां जाएंगे? इकोनोमाइजर में भेजेंगे, वहां से फीड वाटर पंप से भी आ रहा है और कंडेंसर से भी आ रहा है। तो इकोनोमाइजर में पानी गया, जहां पे फीड वाटर को थोड़ा सा हम गर्म कर देते हैं, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, बिफोर सेंडिंग दी बॉयलर, ठीक है, बॉयलर में जाने से पहले। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। भाई एक वाटर है जो नॉर्मल टेम्परेचर को उसको हीट करना है, स्टीम तक लेके जाना है, एक पहले से गर्म है, तो हमें जो हीट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, हीट की रिक्वायरमेंट है, वो कम पड़ेगी, तो हमारा कोयला कम जलेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ दिस एग्जॉस्ट गैस इज यूटिलाइज इन हीटिंग द स्टीम एंड सुपर हीटर। हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसको हम सुपर हीटर में भी यूज कर रहे हैं, इकोनोमाइजर में भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एयर प्री हीटर में भी यूज कर रहे हैं, तो सब जगह उसका यूज करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा कोयला है, उसको हैंडल करना है, उसको डंप करना है, वो सारी चीजें चलती रहती है। तो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करोगे, सबसे रिलायबल सोर्स होता है हमारे कंट्री में थर्मल पावर प्लांट एनर्जी जनरेशन का, ठीक है। तो पावर कंटिन्यूअसली बनी रहती है, इनिशियल कॉस्ट हमारी ज्यादा होती है, ठीक है, सॉरी कम होती है एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, क्योंकि वहां डैम वगैरह बनाने पड़ते हैं, स्टेशन बनाने पड़ते हैं, तो बहुत बड़ी स्ट्रक्चर चाहिए, उसके कंपैरिजन में कम होती है। स्पेस कम हमें चाहिए एज कंपेयर टू हाइड्रो पावर प्लांट, अगर हाइड्रो पावर प्लांट से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको लोड सेंटर के नजदीक भी बना सकते हो, जहां से हमारा ट्रांसमिशन की कॉस्ट भी कम हो जाती है। इट कैन रेस्पॉन्ड टू रैपिडली, इसकी कैपेसिटी को आप जनरली बढ़ा भी घटा भी सकते हो, ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से। डिसएडवांटेज क्या है भैया? इसमें बहुत टाइम लगता है इंस्टॉल करने में, ठीक। दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ फ्यूल्स, ये बड़ी बड़ी इशू है, क्योंकि हर जगह रेलवे लाइंस अवेलेबल नहीं होती हैं, और इतनी लैंड किसी जगह पे अवेलेबल मिलना ये भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। एफिशिएंसी हमारी कम होती है क्योंकि कोल बेस है, तो एफिशिएंसी हमारी थोड़ी सी कम ही रहती है। पॉल्यूशन भी करते हैं थोड़ा सा। पावर जनरेशन कॉस्ट इज हाई, जनरेशन कॉस्ट हाई होती है क्योंकि इसमें फ्यूल यूज होता है, हाइड्रो में हमारा कम फ्यूल यूज ही नहीं होता, तो वहां पे रनिंग कॉस्ट हमारी बहुत कम है। मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी हाई होती है क्योंकि इसके जो कंपोनेंट है उसमें मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? सेम एज थर्मल पावर प्लांट, बस फर्क क्या है कि थर्मल पावर प्लांट में हम फ्यूल के लिए कोल का यूज करते हैं, जबकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम यूरेनियम या थोरियम ऐसे एलिमेंट्स का यूज करते हैं जहां से हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जलाने के लिए। तो कोल की जगह हमारा फ्यूल चेंज हो गया, ठीक है। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट यूटिलाइज न्यूक्लियर फिजन टू प्रोड्यूस हीट, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का यूज करते हैं, तो आप बचपन से पढ़ता रहे हो। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो यूरेनियम है वो ब्रेक हो जाता है दो क्रिप्टन में और बोरोन में, उसमें हमारा बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट का हम यूज करते हैं, उस एनर्जी का यूज करते हैं पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, विच इज यूज टू जनरेट स्टीम फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। द कोर प्रोसेस इन्वॉल्व स्प्लिटिंग एटॉमिक न्यूक्लियर in a reactor core releasing immense energy. The clean energy source generate no greenhouse gas emission during the operation, ठीक है। बहुत ज्यादा गैसेज भी इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भी कूलिंग टावर वगैरह हमें चाहिए, क्योंकि जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे स्टीम बनेगी, तो स्टीम को तो ठंडा करना पड़ेगा, और स्टीम को ठंडा करने का काम कौन करते हैं? कूलिंग टावर करते हैं। तो यहाँ पोल्यूशन हमारा कम होता है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज होता है, जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये कुछ हमारा रिएक्टर होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, इसमें सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक। अभी आगे और डिटेल में बात करेंगे। इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हम स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम को हम भेजते हैं टरबाइन के पास, और टरबाइन से हमारा वो जनरेटर से कनेक्ट होता है, जनरेटर घूमता है, बिजली बनती है, और इसमें सारा सर्कुलेशन होता रहता है कूलिंग टावर का, ठीक है। तो ये कुछ हमारा प्रोसेस होता है, अभी हम इसको और डिटेल में करते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियर कंपोनेंट की, ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे मेन होते हैं एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। तो सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसके हमारी बेसिकली जो रिएक्शन होनी है फिजन की, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर होती है। तो कन्वर्ट एटॉमिक एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, यहाँ पे फिजन होता है, जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर में, इस हीट को हम किससे प्रोड्यूस करते हैं? फिजन प्रोसेस से यूज करते हैं,
जिसमें हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम, इनका यूज करते हैं। वंस द फिजन इज डन, जैसे ही फिजन हुआ हमारी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, चेन रिएक्शन हमारी चलती रहती है, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, फिर न्यूट्रॉन वो बाकी पार्टिकल्स पे बॉम्बार्डमेंट होगी, तो वो वहां से वो चेन रिएक्शन बनती है और हीट हमारी प्रोड्यूस होती चली जाती है। ठीक है, तो ड्यू टू एनी रीजन इफ द चेन रिएक्शन फेल्स, अगर हम किसी वजह से वो जो चेन रिएक्शन हमारी चल रही है उसको कंट्रोल ना कर पाए, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि उस हीट को मैनेज करना फिर हमारे बस की नहीं रहेगा और एक बहुत तगड़ा एक्सप्लोजन होगा, जिससे हमारा क्या बन जाता है, एटॉमिक बॉम्ब हो जाता है। तो बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब क्या है कि यही रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि हमें तो बिजली बनानी है, जिसको फोड़ना है वो फोड़ते रहे, लेकिन हमको बिजली बनानी है। अब बिजली बनाने के लिए हमें उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करेंगे वो समझना। सबसे पहले हम यूज करते हैं मॉडरेटर यूनिट का। देखो एक डोम शेप स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियर हमारा रिएक्टर कहलाती है। यहाँ पे हमने फ्यूल में अपना रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो हमारा रिएक्टर है इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आती है मॉडरेटर रोड। मॉडरेटर रोड का काम क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको स्पीड को स्लो डाउन करना, रिएक्शन को स्लो डाउन करना। अब जितनी तेजी से हमारे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे उनकी स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। तो आर यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं जिससे रिएक्शन हमारी स्लो हो जाती है। तो टाइम थोड़ा सा हमें मिल जाता है रिएक्शन को कंट्रोल करने में। ठीक है, उसकी स्पीड को हमने कम कर दिया। तो मॉडरेटर का यूज करते हैं। मॉडरेटर के लिए हम ग्रेफाइट रोड का यूज करते हैं, जो कुछ कर नहीं रहा है, न्यूट्रॉन्स के केवल स्पीड को स्लो कर दे रहा है। अभी यहाँ पे कोई ऐसा और कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद दूसरी चीज यूज करते हैं बेटा कंट्रोल रोड। कंट्रोल रोड में क्या एक स्पेशलिटी होती है कि जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, एक रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। आपको रिएक्शन ध्यान होगी ना, उसमें 3 न्यूट्रॉन्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो 3 न्यूट्रॉन अलग अलग एटम्स पे जाके हिट करते हैं। ठीक है, तो अब हमने 3 में से मान लीजिए अगर हमें उसको रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो 3 न्यूट्रॉन 3 एटम पे जाके टकराएंगे। अगर मैं 3 में से 2 न्यूट्रॉन को पहले ही एब्सॉर्ब कर लूं, ट्रैप कर लूं, तो केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे जाके टकराएगा। तो रिएक्शन में मेरी जो चेन रिएक्शन थी वो कंट्रोल होगी। कहीं ना कहीं बढ़ाना है तो एक ही न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो उस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं कैडमियम। कैडमियम की रॉड का यूज करते हैं, जिसको हम जब इंसर्ट करते हैं कंट्रोल रोड्स को तो वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स है उसको एब्सॉर्ब कर सकती हैं। न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब करके हम रिएक्शन को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी फ्यूल रॉड है जो हमारी यूरेनियम की हो सकती है, और मॉडरेटर रॉड्स होंगी हमारी जो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करेंगी। ये कंट्रोल रॉड्स होती है जो येलो कलर में आपको दिख रही हैं। ये क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेती है। अब इसको जितना ज्यादा हम इंसर्ट करेंगे उतने न्यूट्रॉन्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे। कम कराना है तो बाहर निकाल लेते हैं। तो कंट्रोल रॉड क्या करते हैं, इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पा रहे हैं बाय एब्सॉर्बिंग दी एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूट्रॉन्स हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद टेम्परेचर तो यहाँ प्रोड्यूस होगा, ये प्रेशराइजर होगा। यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसमें हमारी हीट बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा ये, और ये हीट इन ट्यूब्स के थ्रू ट्रेवल करेगी। और ये जो गर्म पानी है, जो हमारा वाटर है, ये बहुत ज्यादा हीटेड होगा टेम्परेचर। अब ये हीट एक्सचेंजर लगा होता है, इसके अंदर जो वाटर होगा ये हीट उसको ट्रांसफर कर देगा। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, इनकी ट्यूब्स की जो हीट है इसको ट्रांसफर कर देगा हीट एक्सचेंजर में जो फ्लूइड है। अब यहां से वो फ्लूइड क्या बनेगा, स्टीम बन जाएगा, और स्टीम बन के वो आगे उसको भेज देगा। तो बेसिकली हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, जो हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को वाटर को ट्रांसफर कर रहा है, वाटर से वो स्टीम बन रही है, और स्टीम आगे जाके वो ट्रांसफर हो रही है टरबाइन के लिए। ठीक है, वहां जाके फिर टरबाइन हमारी घूमने लगती है। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर की बात आती है। हीट एक्सचेंजर का काम क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिएक्टर से जो हीट हमारी आ रही है उसको ये दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दे रहा है। फिर आता है कूलेंट। कूलेंट का काम होता है कि कूलेंट यूज टू ट्रांसफर हीट। ठीक है, जो हीट है वो हमारी कूलेंट में ट्रांसफर हो रही है, रॉड से जो कूलेंट में ट्रांसफर हो रही है वो आगे जा रहा है। ठीक है, द वाटर, हैवी वाटर, गैस, CO2, लिक्विड, मेटल, ठीक है, यूज्ड एज ए कूलेंट। ठीक है, तो इसको हम एज ए कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम रिएक्टर एंड कीप द रिएक्टर एट ए सेफ टेम्परेचर। कूलेंट का दूसरा काम क्या होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखना, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है उसको डैमेज भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मैनेज, जैसे आपकी गाड़ी में कूलेंट डलता है जब इंजन में
हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको ठंडा रखने के लिए कूलेंट का यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम रिएक्टर को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखने के लिए कूलेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब स्टीम टरबाइन का इसमें यूज किया जाता है, जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट में था स्टीम प्रोड्यूस, आगे का तो बिल्कुल सेम है जो थर्मल पावर प्लांट में था, ये पॉइंट बिल्कुल सेम है। स्टीम जनरेट होगी, ठीक है, स्टीम से हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, टरबाइन से जनरेटर को घुमाएंगे। ठीक है, तो वो तो प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है एज थर्मल पावर प्लांट। ठीक, अब ये कुछ रिएक्टर इस तरह के होते हैं, दो तरीके के रिएक्टर है हमारा, एक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, दूसरा बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज्ड रिएक्टर मैंने अभी आपको बताया ही था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, प्राइमरी लूप हीट इज ट्रांसफर टू ए कूलेंट वाया ए हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर से कूलेंट में ट्रांसफर की। ठीक है, अब कीपिंग द टू फ्लूइड सेपरेट, तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड हमारा ये वाला पाइप में आपको चलता हुआ दिख रहा है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हो सकते हैं क्योंकि यूरेनियम का यूज हो रहा है, तो इसको हम ओपनली ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये इसी ट्यूब के अंदर है, वो हमारा लिक्विड में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो यहां पर जो स्टीम टरबाइन हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नहीं जा रहे, तो वो हमारा क्लीन है, फिर भी वो सेफ रहता है। जबकि BWR जो होता है, जो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है, उसमें ये हमारा हीट एक्सचेंजर नहीं होता है। वहां पे डायरेक्ट जो हमारा वाटर है, स्टीम जो हमारी बन रही है, वो डायरेक्ट स्टीम टरबाइन पे पहुंचती है, लेकिन उस स्टीम में रेडियो एक्टिव पार्टिकल हो सकते हैं, जिससे हमारी टरबाइन भी डैमेज हो सकती है, और वो जो वाटर है जो बाहर जाके फिर नदियों वगैरह में छोड़ा जाता है, उसके पानी को भी पॉल्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जिसमें हमारा हीट एक्सचेंजर नहीं होता है, डायरेक्ट वो हमारा टरबाइन पे जाता है। गर्म होने के बाद जो स्टीम है वो डायरेक्ट टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी, उससे बिजली बनेगी। टरबाइन से फिर कंडेंसर किया, कंडेंस करने के बाद उसको बाहर भेज देते हैं, या फिर वापस अपना जो इसको है फीड करा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, न्यूक्लियर दो तरीके के रिएक्टर होते हैं, तो जनरली कौन सा ज्यादा सही रहेगा, ऑब्वियसली प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमारे लिए ज्यादा सेफ रहेगा यूज करना। ठीक, साइट सिलेक्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेलिटी से बहुत दूर बनाया जाता है क्योंकि कभी भी रेडियो एक्टिव लीकेज हो सकता है। तो रेडियो एक्टिव लीकेज से वही नुकसान हो सकते हैं जो एटम बॉम्ब्स के फटने से होते हैं। सालों साल तक रेडियो एक्टिव लीकेज से आपकी बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगती हैं। तो ये कभी भी रेडियो एक्टिव लीकेज को ना हो या ऐसी कोई सिचुएशन ना हो तो पॉपुलेशन से बहुत दूर बनाए जाते हैं। दूसरा, वेस्ट जो जनरेट होती है उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वेस्ट को डिस्पोजल करने के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे ही आप कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, रिवर्स में डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो उसके डिस्पोजल की आपके पास प्रॉपर जगह है या नहीं है, वो कैसे सेलेक्ट करोगे उसके बेस पे हम साइड देखेंगे। पानी की अवेलेबिलिटी हमें चाहिए क्योंकि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी से, तो वो हम कर सकते हैं। पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ठीक है, जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं प्लांट को तो हमारे बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट लगते हैं, तो वहां तक प्लेन एरिया में बनाते हैं जनरली, तो इस तरह की फैसिलिटी देखते हैं जहां पर हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो सके इक्विपमेंट्स का। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ, तो वर्किंग मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट जनरेट करते हैं न्यूक्लियर फिजन से, जहां पर हम एलिमेंट यूज करते हैं यूरेनियम 235 या थोरियम 232। ठीक है, इस प्रोसेस में अगर हम 1 kg ऑफ यूरेनियम जला रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा, 1 kg ऑफ यूरेनियम जलाने से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो आपको 4500 टन हाई ग्रेडेड कोल के जलाने से मिलेगी। यानी कि सोचिए, अगर आप एक तरफ तो 4500 टन कोयला जला रहे हो, वो भी बढ़िया क्वालिटी का, उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उतनी हीट 1 kg यूरेनियम प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो हमें बहुत कम फ्यूल चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, चेन रिएक्शन होती है, कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होती रहती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द रिएक्टर कूलेंट, ये हीट हमारी कूलेंट में जाती है। ठीक है, वाटर गैस और लिक्विड मेटल का हम यूज करते हैं। द हाई टेम्परेचर कूलेंट यूज टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। अब ये जो हाई टेम्परेचर का कूलेंट है, ये जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और बट द कूलेंट कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इस कूलेंट में हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जब वो पानी में जाते, पानी के साथ ऐसे नहीं डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वो ट्यूब्स जो दिखाई थी आपको, उन ट्यूब्स में रहता है, वो ट्यूब पानी के कांटेक्ट में आती है तो स्टीम बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो स्टीम हमारी बनती है। हीट एक्सचेंजर यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलेंट टू वाटर, कूलेंट से वाटर में हमारी स्टीम ट्रांसफर हीट ट्रांसफर होती है जिससे स्टीम बनेगी। फिर वो स्टीम कहां जाएगी, टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से कनेक्ट होता है।
तो टरबाइन जब जनरेटर से कनेक्टेड, टरबाइन घूमेगी तो जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, सेम एज थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो ये उसी तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट थोड़ा स्पेस हमें कम चाहिए। ठीक है, फ्यूल बहुत कम चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी नाम मात्र की होती है। कोई बहुत ज्यादा हमें लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर या ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए, नॉर्मल वाटर से काम चल जाएगा। वेदर कंडीशन से इफेक्ट नहीं होगा, इकोनॉमिकल होता है बल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इट एंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। बट डिसएडवांटेज क्या है, इसमें बहुत वेल ट्रेन्ड ऑपरेटर्स हमें चाहिए, रेडियो एक्टिव लीकेज बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं होता है। फॉर वेरिंग लोड कंडीशन के लिए ये हमारा सुटेबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अमाउंट को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाते ज्यादा। इनिशियल कॉस्ट हमारी बहुत हाई होती है। ठीक, इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन। जो वहां जो काम करने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी हेल्थ पे अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अनसेफ तो है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ को जनरेशन। को का मतलब होता है साथ साथ, यानी कि हम जो जनरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ क्या कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, हीट जनरेट हुई, हीट से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, पर बाकी बची हुई हीट का हम क्या यूज कर रहे हैं। अगर हम उस हीट को भी यूज कर लें तो हमारे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, अलग अलग पर्पज से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 100% फ्यूल है, उस 100% फ्यूल को हमने को जनरेशन प्लांट में दिया, जिसमें 30% तो हमारे लॉस ही हो गए। ठीक है, 43% हमारी हीट जनरेट हुई और 44% हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। अब अगर इस 43% हीट को भी मैं कहीं यूज कर लूं किसी और एनर्जी में, चाहे मैं उसको बॉयलर में यूज करूं या किसी भी तरह से यूज करूं, उसको अगर हम यूज कर लेते हैं बिल्डिंग को गर्म रखने में, कैसे भी समझ लो, तो हमारा यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट पावर प्लांट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 158% फ्यूल हमारा लग जाएगा। अगर हमें 48% हीट चाहिए तो उसके लिए हमें फ्यूल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉसेज हमारे उतने ही होंगे, 43% हीट और 44% इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी। यानी कि अगर हम सेपरेटली इस चीज को लेना चाहते हैं कि हीट को अलग प्रोड्यूस करना है और इलेक्ट्रिसिटी को अलग प्रोड्यूस करना है, तो एज कंपेयर टू को जनरेशन हमें 58% ज्यादा फ्यूल की यूज करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ को जनरेशन में यही है कि हम एक साथ दोनों चीजें करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो हीट जनरेट हो रही है उसको भी यूटिलाइज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, को जनरेशन और कंबाइंड हीट एंड पावर, कंबाइंड हीट एंड पावर सीएचपी प्लांट बोलते हैं इसको, इज द यूज ऑफ हीट इंजन टू साइमल्टेनियसली जनरेट बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजफुल हीट। In cogeneration plant, the low pressure steam coming from the turbine is not condensed to form water. जो स्टीम हमारी कन्वर्ट हो रही है उस स्टीम को हम कंडेंस नहीं करते हैं, वाटर में कन्वर्ट नहीं करते, बजाय उसको हम यूज करते हैं फॉर हीटिंग और कूलिंग इन बिल्डिंग्स में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज को दे सकते हैं। एज दिस लो प्रेशर स्टीम फ्रॉम टर्बाइन हैज हाई थर्मल एनर्जी, उसका हम यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं, जहां पे जरूरत होती है लो प्रेशर स्टीम की वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीएचपी बेनिफिट क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ा देगा, एमिशन हमारे कम होगी, जिसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको हम पहले वेस्ट मान रहे थे। ठीक है, कोजनरेशन सेव एवरी ईयर 200 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इन यूरोप। ठीक है, एंड थैंक्स टू बीइंग वेरी एफिशिएंट दिस इक्वल टू द टोटल एमिशन ऑफ 42.5 मिलियन पैसेंजर कार और 2.6 मिलियन ट्रक्स। इतना एमिशन बचा सकता है आपका, और यूरोप में चल भी रहा है। ठीक है, क्योंकि यूरोप में देखो ये इसकी यूटिलिटी क्यों है, आप समझिए कि वहां ज्यादा ठंड रहती है ना, वहां पे हम वहां भी इसको क्यों यूज किया जाता है, वहां जनरली ठंड रहती है, घरों को गर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो वहां प्लांट से ही जो हीट जनरेट हो रही है उसी को हम घरों को सप्लाई कर सकते हैं, इंडस्ट्री को सप्लाई कर सकते हैं, तो वहां तो ये बहुत बड़ा काम है, तो उनको भी आप सप्लाई कर सकते हो, तो वहां पे तो ये फायदा होना ही होना है। रिड्यूस्ड एनर्जी कॉस्ट, हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी कॉस्ट थी, घरों को गर्म रखने के लिए हमें कोयला जलाना पड़ता, टेम्परेचर हीटर चलाने पड़ते, वो बच रही है, तो वो हमारे करीब 50% 60% आपकी कॉस्ट बच रही है। सपोर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को भी सपोर्ट करता है, कोजनरेशन कैन रन ऑन एनी रिन्यूएबल फ्यूल एंड इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, करंटली 27% ऑफ फ्यूल यूज्ड इन कोजनरेशन इन यूरोप आर रिन्यूएबल। ठीक है, मेनली बायोमास एंड बायोगैस, सोलर मत समझ लेना, रिन्यूएबल केवल सोलर नहीं होता है, बायोमास बायोगैस का भी हम यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट हाइड्रो भी हमारा रिन्यूएबल में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को सपोर्ट करता है, एनर्जी सिस्टम रिसाइलेंस को बढ़ाता है, रिलायबिलिटी हमारी बढ़ती है। ठीक है, रिड्यूस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
यानी कि जो हमारी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसको भी ये कंपनसेट करता है। भाई सीधी सी बात है, जब किसी चीज से फायदा होगा, किसी चीज को यूटिलाइज करें तो कहीं तो पैसे बचेंगे ना हमारे, उसमें फायदा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कैप्टिव पावर प्लांट। ठीक है, कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है कि भैया कई बार ऐसा होता है, अब तो खैर नहीं होता बहुत ज्यादा, लेकिन पहले क्या होता था, गांव देहात में बिजली बहुत कम आती थी, 5-5 6-6 घंटे आ जाए तो बड़ी बात होती थी। तो लोग क्या करते थे, किसी ने सोलर लगवा लिया, किसी ने घर पे जनरेटर रखा हुआ है। तो ये सब जो है, ये सब कैप्टिव पावर प्लांट ही है कि जब हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो अगर सफिशिएंट सप्लाई नहीं दे पा रही है और हमारी तो रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, या तो सोलर से पूरा करेंगे या घर पे कोई डीजल जनरेटर लगा लेंगे, कुछ तो लगाएंगे, उसी से चलाते हैं। तो वो सब हमारा क्या है, कैप्टिव पावर प्लांट। तो कैप्टिव पावर प्लांट एक तो रिलायबल है, नहीं आ रही बिजली, अपना जनरेटर में हैंडल लगाया, चलाया, अपना बिजली आ गई। ठीक है, तो रिलायबल होता है, जब जरूरत है तो अपना चला लेते हैं। तो कैप्टिव पावर प्लांट इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कॉम कंपनी। ठीक है, अंडरटेक कैप्टिव पावर जनरेशन। ठीक है, अब वो आपके जनरेटर भी हो सकते हैं, छोटे छोटे जनरेटर लोग घरों में लगा लेते हैं, कोई सोलर पावर प्लांट लगा लेता है, वो भी कैप्टिव पावर प्लांट है। तो ये तो बहुत छोटे लेवल की बात हुई। अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे आ जाओ। भाई मान लीजिए कोई सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पे 20-50 लोग हैं, उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है। अब उन्होंने क्या, यार जरूरत तो सबको है, तो सब इंडिविजुअल लगाने से अच्छा है कि एक कलेक्टिवली लगा लो बड़ा सा, ताकि सबको सप्लाई मिलती रहे। तो उन्होंने मिलके एक बड़ा सा पावर प्लांट अपना बना लिया, चाहे वो डीजल इंजन जनरेटर लगाया, चाहे वो सोलर पार्क में लगा छोटा सा बना लिया, तो सबके लिए एक वो बना दिया। तो वो भी आपका कैप्टिव पावर प्लांट है। मतलब इसमें गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, आपकी जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उससे कोई लेना नहीं देना नहीं, हम अपने लिए अपनी एनर्जी सोर्स खुद जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, या उसके अलावा छोटे छोटे गांव होते हैं, गांव अपने लिए खुद बना सकते हैं इकट्ठे होके। तो वो सब क्या है, कैप्टिव पावर प्लांट। ए कैप्टिव जनरेशन प्लांट इन इंडिया में बी सेटअप बाय एनी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन जनरेट कर सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरेट कर सकती है, कोई एसोसिएशन होगी वो जनरेट बना सकती है। तो ठीक है, फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए यूज करने के लिए, बेचने के लिए। जो प्राइमरी पर्पस होता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम कैप्टिव पावर प्लांट्स का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एडवांटेज क्या है, रिलायबल हमें मिलेगी, जब चाहिए तब यूज करो, कोई ट्रांसमिशन नहीं करना, अपने लिए बनाना है तो ट्रांसमिशन लॉस हमारे कम हो गए, लो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगी, इंप्रूव जनरेटर एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव कर जाएगी, बेटर कंट्रोल और पावर क्वालिटी में भी पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि छोटी जगह पर है। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं कैप्टिव पावर प्लांट के। बिजली का बिल कम हो जाएगा, स्मार्ट एनर्जी नेटवर्क बन जाएगा, पूरा कंट्रोल होगा यूज करने पे, कोई पावर कट्स नहीं होंगे, ग्रीन जनरेशन हम रिन्यूएबल का यूज कर सकते हैं, सोलर विंड वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कैप्टिव पावर प्लांट। ठीक है, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कैप्टिव पावर प्लांट की, तो हम देखिए अगर टाइप हमारा स्टीम टरबाइन प्लांट है तो कॉन्फ़िगरेशन कोल या बायोमास फायर्ड हमारा यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा सूट करता है हमारा लार्ज स्केल हैवी इंडस्ट्री में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो अपने जनरेशन के लिए बनाती हैं। तो आपने देखा भी होगा कहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, कहां पर, शुगर मिल में। शुगर मिल अपना पावर प्लांट खुद चलाते हैं, पेपर मिल अपना पावर प्लांट खुद चलाते हैं, तो उनको बिजली खरीदते नहीं है वो लोग, अपनी खुद चलाते हैं, तो वहां यूज कर सकते हैं। गैस टरबाइन नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं। जनरली कहाँ यूज होता है, जहाँ केमिकल, फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस वगैरह होते हैं। ठीक, कंबाइंड साइकिल ऑफन विद वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर कॉम्प्लेक्सेस में यूज कर सकते हैं। डीजल जनरेटर, ये तो छोटे छोटे घरों में भी यूज हो जाता है, लोकल में उसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ डीजल का यूज करते हैं। रिन्यूएबल डेडिकेटेड रूफटॉप, आपका जो सोलर वगैरह होते हैं तो ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कैप्टिव एरे रिन्यूएबल, कैप्टिव एरो विंड फार्म्स, अच्छा ये तो इसी में आ गया। तो रिन्यूएबल में हम विंड एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं, विंड मिल्स लगा सकते हैं या फिर सोलर वगैरह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए। इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर कैप्टिव पावर प्लांट्स हाँ तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आता है तो आप इतनी चीजें डिफाइन कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो टेक्निकल चैलेंजेस क्या क्या आते हैं कि भैया कैपिटल कॉस्ट तो देखो पड़ती है, अब मुझे अकेले को लगाना है तो मुझे घर पे अगर 5 किलोवाट का लगाना है तो 2.5-3 लाख का खर्चा आएगा, तो हर आदमी के लिए वो ज्यादा तो पड़ता ही है। मेंटेनेंस और ऑपरेशन खुद ही करना पड़ता है तो कॉस्ट आपकी हाई लगती है। रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे लगा के बैठ जाओ। ठीक है, अगर आप उसको ग्रिड से कनेक्ट करते हो, ग्रिड के लिए कंप्लायंस में लगाते हो, तो बहुत सारे रेगुलेटरीज जो अथॉरिटीज होती हैं उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी आप उसके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यूज करते हो। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। तो एक बार फिर से आप सबको मैं बता दूं कि जो कॉम्बो पैक है वो लॉन्च हो चुका है आप लोगों का,
जो बच्चे एनरोल कराना चाहते हैं पूरे साल के लिए वो पूरे साल के लिए एनरोल करा सकते हैं, और जो बच्चे केवल 5th सेम के लिए एनरोल कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। इसमें सारी डिटेल आपको मिलेंगी, जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक ये वैलिड रहेगा। सारे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू, सारी चीजें हम कवर कराएंगे इसमें आपको, और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आगे की क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।